Hi everyone. Today I am going to discuss one of the most important topic, that is how to prepare for CSAT in remaining days. I guess if I am not wrong, then many of you have not started preparing for CSAT yet. But don't worry, that's not a problem because the remaining days are more than enough to prepare for GS along with the CSAT. देखो इन CSAT मेनली एस्पिरेंट को दो प्रॉब्लम्स होती है, या तो उनका मैथ वीक होता है स्पेशली जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, और या तो उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक होता है. So here I'll show you some techniques, or you can say some deep hacks, which I have used over a period of time and which actually helped me to solve the passage without even reading the passage. See, having scored 139, 151 previously in CSAT, I think this technique worked for me. So I thought कि it would be nice to share that with you all, so that जो थोड़ा struggle करते हैं would get some relief. नाउ सीसेट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है, बट आपको अपना टेम्परामेंट सही रखना होता है. देखो सीसेट में आप तब तक फेल नहीं होगे जब तक आप नहीं चाहो, और सीसेट को प्रिपेयर करने के लिए हमको एक मिडल पाथ को चूज़ करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है खासकर उनके साथ जिनका पिछले 2-3 बार से सीसेट नहीं क्लियर हुआ है, फिर वो सीसेट को बहुत टाइम देते हैं इग्नोरिंग देयर जीएस पार्ट, बट अल्टीमेटली जीएस ही मेरिट बनाता है. इसीलिए जो बचे हुए टाइम है उनमें आपको बैलेंस मेंटेन करना होगा बिटवीन जीएस एंड सीसेट. ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल कि सीसेट पढ़े ही ना और आपका सीसेट ना क्लियर हो, और ये भी नहीं करना है कि आप मैक्सिमम टाइम सीसेट को दो. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई ट्राई टू हेल्प यू एंड डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स. द फर्स्ट इज़ कि वी विल आइडेंटिफाई सम ऑफ द रीजंस फॉर सीसेट फेलियर. Second one is important CSAT components. The third one is we will analyze CSAT previous year trends. The fourth one is you have to do one simple task to know yourself, to know your strength and weaknesses. The next thing is we will see a plan for 90 days. After that we will see the minimum resources which you need to qualify CSAT. The seventh one is I'll show you some guidelines, some deep hacks which will help you to solve comprehension without reading passages. And the last one is we will solve some passages together so that you get to know कि इन techniques को, इन hacks को कैसे apply किया जाता है. Let me show you some of the CSAT marks and this is the reason we cannot take CSAT lightly anymore. यहाँ पे आप देखो इनका GS1 में 103 मार्क्स है बट इन CSAT 55 ओनली. यहाँ पे 98 मार्क्स बट इन CSAT फेल. यहाँ पे 96 मार्क्स बट इन CSAT not able to qualify. Here also paper 1 qualified but CSAT not qualified. In this mark sheet also you can see in paper 1 95 but in CSAT only 65. And I think there are mainly 3 reasons जिसकी वजह से people fails to qualify CSAT. The first one is ignorance. In spite of knowing that कि CSAT tough हो गया है and it demand your attention, your hard work, still many aspirants ignore CSAT. And the reason being कि उनको लगता है कि क्वालिफाइंग पेपर है 66-67 लाना है और आराम से क्वालिफाई हो जाएगा. बट सीइंग द पास्ट ईयर ट्रेंड्स दिस इज़ नॉट द केस. आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के टाइम भी टू क्वालिफाई सीसेट. एग्ज़ाम से पहले क्या स्ट्रेटजी हो उसकी हम बाद में बात करते हैं, बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आप जब भी GS1 का पेपर दे के आओ तब कभी भी आप GS1 के पेपर को डिस्कस मत करो, क्योंकि वो 2-3 घंटे का जो पीरियड होता है उस टाइम पे अगर आपको ये पता चलता है कि आपका GS1 थोड़ा सा ख़राब हो गया है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके GS2 के पेपर पे आता है. डैट इज़ वाई GS1 का पेपर आपका चाहे जैसा भी हुआ हो, GS1 और GS2 के बीच में जो गैप मिलता है आपको सिर्फ और सिर्फ सीसेट के लिए डेडिकेट करना है. आपने जो भी फॉर्मूला शीट प्रिपेयर किया हो, जो भी रिवीजन शीट प्रिपेयर किया हो, उसको रिवाइज करो रादर देन आप GS1 के मार्क्स को टैली करो. यहाँ पे देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले राउंड में, पहले गो में आप 1 to 80 क्वेश्चन पूरा ग्लांस थ्रू कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं जो आप सिंपली सॉल्व कर लोगे, वो लास्ट में होता है. आप स्टार्टिंग के पेपर में इतना स्ट्रगल करने लगते हो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस जाते हो कि आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हो. बाद में पता चलता है कि जो इजी क्वेश्चन था वो तो पीछे था और आप 5-10 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो. तो ये गलती भूल के भी नहीं करनी है. पेपर चाहे टफ़ आए या इजी आए, अगर आपको लगता है आपका क्वांट अच्छा है, आपको लगता है आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, कितना भी अच्छा हो, कहीं भी आप फंसो उसको तुरंत छोड़ो और आगे बढ़ो. कम से कम पहले राउंड में जितने भी 80 क्वेश्चन है ना, एक बार आपकी नज़रों के नीचे से निकल जाने चाहिए. एंड द थर्ड वन इज़ पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. देखो अब जो ट्रेंड बदल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो गया है कि आपको तीनों पोर्शन को पढ़ना पड़ेगा.
आप एग्ज़ाम में ये सोच के नहीं जा सकते हो कि मैं सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करूँगा या फिर क्वांट को अटेम्प्ट करूँगा। आपको तीनों पोर्शन को टाइम देना होगा, तीनों पोर्शंस को प्रिपेयर करना होगा। क्योंकि क्या है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप कितना भी सही कर दो, बट जो यूपीएससी आंसर की निकालता है उससे बहुत वेरिएशन आ जाता है। आप एग्ज़ाम से पहले 80, 90, 95, 100 स्कोर कर रहे होंगे, बट फाइनल रिजल्ट आता है तो 50, 60 में मार्क्स आते हैं। सो फॉर डैट मैटर यू कांट इग्नोर क्वांट। क्वांट आपका स्ट्रांग हो या वीक हो, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और क्वांट एग्ज़ाम में जो पूछता है, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो ईजी पोर्शंस हैं, जो ईजी क्वेश्चंस हैं, उन पे फोकस करना है। और वो हार्डली 14-15 टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, उन पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ और बहुत ईजिली क्वांट के काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप 14-15 टॉपिक कर लोगे तो आपके 60 to 70% क्वांट के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग इज़ कि यू कांट इग्नोर क्वांट। जिनका क्वांट बहुत अच्छा होता है वो थोड़े सेफ पोजीशन पे होते हैं। बट द थिंग इज़ ना कि रिस्क क्यों लेना है। आप तीनों पार्ट प्रिपेयर करके जाओ थोड़ा थोड़ा, ताकि क्वांट में हो सकता है टफ क्वेश्चन आ जाए या रीजनिंग में टफ क्वेश्चन आ जाए, तो आपके पास दूसरा सेक्शन हो स्कोर करने के लिए। और देखो, आप अगर सीसेट को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, थोड़ा कमांड बना लेते हो, तो यूपीएससी के अलावा जो और भी एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ईपीएफओ देखो, और जनरली जो यूपीएससी देते हैं वो ईपीएफओ को भी टारगेट करते हैं। इन डैट केस आपका क्वांट अच्छा रहेगा, आपकी रीजनिंग अच्छी रहेगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीसेट सिलेबस। 3 मेजर कंपोनेंट हैं आपके: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग। यूपीएससी के सिलेबस में सिंपली इतना ही मेंशन है, बट अगर आप यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा कि किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। एक बेसिक एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपको 80 क्वेश्चन मिलता है 200 मार्क्स का, और पर क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का होता है। एज वी ऑल नो कि दिस पेपर इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो आपको 33% स्कोर करना है, दैट इज 66 मार्क्स आउट ऑफ 200। एंड क्वेश्चंस के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करें तो 80 क्वेश्चंस में से आपको एग्जैक्टली 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं। नाउ लेट्स सी द डिटेल सिलेबस। यूपीएससी का पीवाईक्यू देखोगे तो इन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है और उतने ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो आपको पहले उनको ही टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल आप न्यूमरेसी में देखोगे तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से कैसा नंबर डिवाइड होता है, 4 से, 5 से, 6 से, 11 से, और इसको लेके हर ईयर 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद न्यूमेरिकल सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेजेस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत जगह काम देगा। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपका काम देगा, स्पीड डिस्टेंस में भी काम देगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी काम देता है, मेंसुरेशन में भी काम देता है, एलिगेशन एंड मिक्सचर्स में भी काम देता है। तो एवरेजेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट सेट थियरी, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज। ये जो 7 टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज क्वांट इज कंसर्न। इसके बाद मेंटल एबिलिटी की बात करें तो बोर्ड्स एंड स्टीम्स इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लेना आप। प्रॉफिट लॉस के जो इजी क्वेश्चन है आप उनको प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जो टफ क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है या फिर आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। तो ट्रेन हो गया फॉर्मूला बेस्ड, स्पीड एंड डिस्टेंस एक फॉर्मूला बेस्ड हो गया, इनको आप प्रिपेयर कर लो और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बार चार्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ सालों में पूछा नहीं गया है, बट डेटा इंटरप्रिटेशन की एक अच्छी बात यह है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके 3-4 क्वेश्चन वहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। और जनरली यहाँ पे एवरेजेस के फॉर्मूले लगते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन लगता है और परसेंटेज लगता है। इसके बाद कैलेंडर एक ईजी टॉपिक है, कुछ सेट पैटर्न पे ही क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम ऑफ एजेस काफ़ी इजी आता है और क्लॉक काफ़ी इजी आता है। इसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो अल्फ़ाबेट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, सीरीज इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और बहुत ईजी आता है। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन के बल्क सॉल्व हो जाते हैं। ब्लड रिलेशन देखिए बहुत टफ आ जाता है तो सॉल्व नहीं हो पाता है, बट जो इजी वाले होते हैं, जो 2-3 लाइन वाले होते हैं, वो सॉल्व हो जाते हैं। सेम गोज फॉर अर्थमेटिकल रीजनिंग, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो 5वां क्वेश्चन आपका अपने आप बन जाएगा। क्यूब एंड डाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल क्वेश्चन इस पर पूछता है, बट थोड़ा टफ साइड में हो जाता है, तो इसके आप फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाए तो ठीक है,
बट बहुत ज़्यादा टफ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम बहुत खाता है अगर आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाए तो। इसके बाद सिलॉजिज्म जो है वो बहुत ईजी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मिस मत करना। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट 14-15 टॉपिक्स जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इसके बाद टाइम मिले तो आप बाकी चीज़ें प्रिपेयर करो, क्योंकि बाकी चीज़ों में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो थोड़ा पुअर है। बट जिन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया है उनको कर लेना एट एनी कॉस्ट। सीसर का अगर हम ट्रेंड देखें तो आप यहाँ पे देखोगे कि पिछले कुछ सालों में क्वांट के क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। इस चीज़ को आप थोड़ा क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो 2017-18 से धीरे धीरे कम हो रहा है, 26, 30, 25, 27, बट वहीं क्वांट आप देखोगे तो 40, 36, 35 एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप क्वांट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। कभी भी आप सीसेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे डिपेंड मत रहना। एक सिंपल चीज़ आप देखो, जो चीज़ आप वहाँ पे 2 घंटे में सॉल्व करके आते हो, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कोचिंग वाले पूरी टीम बनाते हैं, 2, 4, 10 दिन टाइम लेते हैं, उसके बाद भी उनके कई क्वेश्चन जो हैं वो गलत होते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे कैश इन नहीं कर सकते हो। आपको क्वांट भी एटलीस्ट एक एवरेज लेवल का प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी सीसेट को लेके आपकी क्या अप्रोच होगी वो डिसाइड होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। इसके लिए आपको एक सिंपल टास्क करना है, 2021 का और 2022 का पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो टाइम बाउंड मैनर में। 2 घंटे में आप पेपर को सॉल्व करो। अगर आपका 70 से कम आ रहा है तो डैट मीन्स कि सीसेट पे आपको अच्छे से काम करने की ज़रूरत है और यू हैव टू फोकस एंड गिव एडिक्वेट टाइम टू सीसेट। और वहीं आपका 90-95 आ रहा है, 100 प्लस आ रहा है, तब यू आर वेरी गुड। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो चीज़ आप अप्रैल में भी कर सकते हो। जब आप 2021 का और 2022 का पेपर लगाओगे तब आप कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना और वो टॉपिक्स आपके स्ट्रेंथ एरिया बनेंगे। जो मैंने ऊपर 15-16 टॉपिक्स आपको बताए हैं ना, उनमें देखना कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर ले रहे हो और किन टॉपिक्स को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। जिनको सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हो उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको किस क्रोनोलॉजी में टॉपिक्स को पढ़ना है। जो टफ टॉपिक होंगे, जो आपके गलत हो रहे हैं, उनको आप पहले प्रैक्टिस करना और जो आप इजीली सॉल्व कर ले रहे हो उनको आप थोड़ा प्रायोरिटी में बाद में रखना। आज देखोगे तो 2 मार्च है एंड टिल 21 मई तक मैं लेके चलूँ तो आपके पास 90 डेज़ है और 90 डेज़ में आपको हर दिन सीसेट नहीं पढ़ना है। आप इफ़ेक्टिवली 30 दिन भी पढ़ोगे, हर दिन 2 घंटा दोगे, तब भी बहुत आराम से, बहुत प्यार से सीसेट कवर हो जाएगा। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? स्टेप 1 आपका है कि मैंने 2 ईयर्स के जो पेपर बताए हैं 2021 के और 2022 के, उनको सॉल्व करो और अपनी पोजीशन देखो कि आप किस पोजीशन पे हो। दी सेकेंड थिंग इज़, उसमें जो मैथ के टॉपिक्स हैं उनमें से आप आइडेंटिफाई करो कि जो 14-15 टॉपिक्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस है। और सीसेट में क्या है ना कि आप डेली 10, 12, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही सारे के सारे 80 क्वेश्चन लगाने बैठ जाओ। जब आप मैथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मैथ को प्रैक्टिस करके उसके फॉर्मूले देख के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ये देख के आप 10-12 क्वेश्चन हर दिन सॉल्व कर सकते हो और उसमें आपको 1 से 2 घंटा लगेगा। इसके बाद सीसेट अगर आपका बहुत ख़राब है तब आप ऑल्टरनेट डेज सीसेट लगाओ। इसके बाद जब आप मिड अप्रैल में आओगे उस टाइम पे आप 5 से 7 फुल लेंथ टेस्ट लगा लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें आपकी कितनी तैयार है। और मैंने मिड अप्रैल इसलिए बोला है ताकि आपके पास थोड़ा टाइम रहे इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मान लो आप मई में पेपर लगाते हो और आपके मार्क्स कम आते हैं, तब आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा इम्प्रूव करने का, क्योंकि जीएस का भी आपके ऊपर बर्डन रहेगा। दैट इज़ वाई आप थोड़ा पहले लगा लोगे पेपर तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी और कितना समय देना है और कितने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। रिसोर्सेज की बात करें तो 3 रिसोर्सेज मस्ट है। सबसे पहले कोई भी सॉल्व पीवाईक्यू पेपर आप ले लेना, जहाँ तक मुझे पता है एक अरिहंत का आता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखना स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को लेके कि आप कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स ना ऑफिशियल आंसर की से मिलाना। कई बार ऐसा होता है कि जो पीवाईक्यूज के बुकलेट होते हैं उनमें आंसर कुछ और दिया होता है बट यूपीएससी का आंसर कुछ और होता है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा फ्रॉम 2014 टू 2022। इसका मैं आंसर की भी डाल दूंगा आज शाम तक, तो आप इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट रिसोर्स है वो है मेरे सीसेट के नोट्स। लेट मी शो यू। ये मेरे सीसेट के नोट्स हैं, ये ऑलमोस्ट 60 पेजेस के हैं और जो मैंने आपको 14 से 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस नोट्स की अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन सॉल्व भी हैं। जनरली क्या है ना कि बहुत लोग सिर्फ फॉर्मूला शीट पढ़ के चले जाते हैं, बट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
जब तक आपको नहीं पता होगा कि कोई पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कैसे आंसर निकाल सकते हो, तब तक सिर्फ फॉर्मूला रट के जाने से फ़ायदा नहीं है। इसमें आपको बहुत से सॉल्व्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व्ड PYQs है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस। एंड इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है उसका आप एक सेपरेट शीट बना लेना और फाइनली आप उससे फार्मूला रिवाइज करना। द थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपको लगता है कि आपका सीसेट बहुत ज़्यादा वीक है, आपको क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तब आप RS अग्रवाल की बुक आती है उसको यूज़ कर सकते हो। बट इफ़ यू आस्क मी, आई एडवाइस कि आप बुक यूज़ मत करो, उसके जगह पे आप यूट्यूब का यूज़ करो। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता आप उसको सर्च करो, उस पर आपको बहुत से वीडियोज़ मिल जाएंगे। और क्वांट का ऐसा सीन है ना कि कोई आपको सामने से पढ़ाएगा, सामने से समझाएगा, तब आप ज़्यादा ईजिली ग्रास्प करते हो। जो भी मेरे नोट्स हैं और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर पेपर्स हैं, वो सारी चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, हाउ टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन विदाउट रीडिंग द पैसेज। देखो, जैसा आप GS1 में कुछ ट्रिक्स और कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो, सेम एलिमिनेशन मेथड आप GS2 में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो UPSC के पेपर सेटर्स हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट लोग हैं। आप जो भी पैसेज में ऑप्शंस देखोगे बहुत रैंडमली सेट नहीं होते हैं। एंड इफ़ यू नोटिस तो बहुत से पैसेज में आपको बहुत से पैटर्न्स मिल जाएंगे एंड दैट पैटर्न विल हेल्प यू टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन इवन विदाउट रीडिंग द पैसेज। बट बिफोर दैट सम पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। द फर्स्ट थिंग इज़ कि हार्ड वर्क, पेशेंस एंड नॉलेज कैन बीट एवरी हैक्स एवरीथिंग। तो सबसे पहले आपको अपने प्रैक्टिस पे भरोसा रखना है, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखना है, उसके बाद ही कोई हैक, कोई टेक्निक यूज़ करनी है। दी सेकेंड थिंग इज़ कि दिस टेक्निक्स आर नॉट 100% एक्यूरेट, तब भी आप 90-95% एक्यूरेसी से काम कर सकते हो। एंड सब जगह अप्लाई नहीं होता, हर पैसेज आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट अगर पेपर में 25-27 पैसेज आ रहे हैं तो आप आराम से 15-16 पैसेज सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, दीज आर द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जैसा हम RBI का सुनते हैं ना, वैसे इसको भी आप लास्ट रिजॉर्ट पे यूज़ करोगे। अगर आपको लगता है कि आपने सफिशिएंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और आप पेपर में सेफ हो, तो प्लीज़ डोंट टेक एनी रिस्क। जनरली ये उनके लिए है जिनके पास थोड़ा पेपर में टाइम कम हो जाता है, सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कम अटेम्प्ट करते हैं। आपको पता है कि एटलीस्ट आपको 27 क्वेश्चन करेक्ट करना है, बट आप 20-25-30 क्वेश्चन सॉल्व किए हो और उसमें भी आपका कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा है, तो आप पहले ही बॉर्डर लाइन पे हो। उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ टेकिंग वाइल्ड गेस, आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ कि जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा उनको आप देखो, समझो और थोड़ा वेल वर्स्ड हो जाओ कि इन चीज़ों को एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। नाउ लेट्स सी द चीट कोड्स विच यू हैव टू अप्लाई। द फर्स्ट थिंग इज़ कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रोग्रेसिव लगे तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी जनरली ज़्यादा होती है। देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको लॉजिकली करेक्ट लगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। थर्ड इज़ कि जो भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैं वो जनरली रॉन्ग होते हैं, ओनली रहेगा, बेस्ट रहेगा, नन रहेगा, तो ऐसे स्टेटमेंट आपके गलत रहते हैं। और उसी का अपोजिट जो स्टेटमेंट पॉसिबिलिटीज़ डिनोट करते हैं वो जनरली सही रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट। नेक्स्ट इज जो भी एब्सर्ड स्टेटमेंट रहेंगे, आपको पढ़ के लगेगा कि ये स्टेटमेंट कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। और जो भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्रिटिसाइज़ करता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है, वो जनरली रॉन्ग होता है। इसके बाद काफ़ी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंस निकालने को बोलेगा या फिर बेस्ट मैसेज की बात करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे फोकस करना है, उस स्टेटमेंट को चूज़ करना है जो होलसम रहे और जो पूरे पैसेज को समराइज़ कर सके। पूरे पैसेज को समराइज़ ना करे तब भी बाकी 4 स्टेटमेंट हैं उनमें से वो स्टेटमेंट होलसम हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात ना कर रहा हो, किसी नैरो चीज़ की बात ना कर रहा हो, बल्कि लार्जर पिक्चर दिखा रहा हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि जिस चीज़ की बात पैसेज में की ही ना जा रही हो वो आपका गलत होता है, उसको आप सही नहीं मानोगे। एंड द लास्ट टिप इज़ कि कभी भी आपको इंग्लिश का पैसेज पढ़ने में प्रॉब्लम हो, आप उसको कॉम्प्रिहेंड ना कर पा रहे हो, तब आप हिंदी का पैसेज पढ़ा करो। तो कहीं भी आपको इंग्लिश वाले में प्रॉब्लम हो, जस्ट रीड द हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट। सो दीज आर दी 8 चीट कोड्स विच यू हैव टू अप्लाई। और आप पहले PYQs पे प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से आइडिया होगा कि इनको यूज़ कैसे करना है। एंड जैसा मैंने पहले बोला था कि इसको आप लास्ट में यूज़ करोगे जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। वाइल्ड गेस या तुक्का लगाने से अच्छा ये है कि आप लॉजिकली पेपर को सॉल्व करो। नाउ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे 2022, 2021 और 20 के क्वेश्चंस लिए हैं। जो क्वेश्चन 2022 से हैं, अभी तक UPSC ने 2022 को ऑफिशियल की रिलीज़ नहीं किया है,
तो इसके जो भी आंसर्स हैं वो कोचिंग के आंसर की से मैच किए गए हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट पैसेज को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? द फर्स्ट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग। इसमें आप थर्ड स्टेटमेंट देखो, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग, और क्वेश्चन पूछ रहा है अनसस्टेनेबिलिटी। तो हियर अगर रिसाइकलिंग का एक्सपेंशन होगा तो डेट विल इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी नॉट अनसस्टेनेबिलिटी। ये स्टेटमेंट आपका एब्जर्ड है, गलत है। थर्ड गलत हो जाएगा तो आपका ये जाएगा, ये जाएगा। पहला तो स्टेटमेंट काफ़ी जेनरिक है, सो द करेक्ट आंसर वुड बी 1 and 2। सेकेंड देखते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट बाई मेकिंग क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल एट लो कॉस्ट, providing loans for improving their public transport at nominal interest rate, and the third is encouraging them to change their production pattern and consumption pattern। पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो लॉजिकली करेक्ट है, यहाँ पे गलत होने की ऐसी कोई बात नहीं है। सेम गोज फॉर सेकेंड, और आप थर्ड देखोगे तो ये स्टेटमेंट भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज़ वाई ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट, सो इसका आंसर होगा डी। नाउ पैसेज 3, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू पैसेज गिवन बिलो, डिफॉरेस्टेशन एंड इनंडेशन विल अल्टीमेटली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है डिप्लीशन ऑफ सॉयल रिसोर्स, दूसरा है शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन, तीसरा है लैक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखो, जो मैंने कहा था कि आपको कोई भी स्टेटमेंट वेग लगे, एब्सर्ड लगे, इलॉजिकल लगे, वो गलत होगा। डिफॉरेस्टेशन से और इनंडेशन से कभी भी आपको लगता है कि शॉर्टेज ऑफ लैंड फॉर कॉमन मैन होगा। डिफॉरेस्टेशन हो ही इसलिए रहा है ताकि कॉमन मैन के लिए लैंड की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। सो 2 आपको रॉन्ग हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट पैसेज, ये 2021 का पैसेज है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट क्रिटिकल इन्फ्लुएंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज? पहला स्टेटमेंट है, लो इंटेंसिटी लाइट हैज़ मोर एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट एज कम्पेयर टू हाई इंटेंसिटी लाइट। लाइट पॉल्यूशन कैन हैव परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। White light is better for flowering plant as compared to the light of other color. Proper intensity of light in an ecosystem is important not only for plant but for animal too। जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कभी भी बेस्ट मैसेज की बात करता है, क्रिटिकल मैसेज की बात करता है, तो जो भी होलसेल स्टेटमेंट होता है जनरली वो सही होता है। यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट ए देखें, सी देखें, डी देखें, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक हैं, बहुत स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। बट जो स्टेटमेंट बी है वो काफ़ी ब्रॉड चीज़ की बात कर रहा है, प्लस यहाँ पे कैन की बात कर रहा है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। तो गोइंग बाय दैट लॉजिक इसका आंसर बी है। और स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको एब्जर्व नहीं लगेगा। लाइट पॉल्यूशन कैन हैव, हो सकता है, परमानेंट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड? राइजिंग जीडीपी इज essential फॉर कंट्री टू बी डेवलप्ड कंट्री। The second statement is rising GDP guarantee a reasonable distribution of income to all household। दोनों स्टेटमेंट आप देखोगे तो बहुत ही एक्सट्रीम है। इसेंशियल की बात कह रहा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जीडीपी हाई हो तो आप एक डेवलप कंट्री होगे। और दूसरे में भी स्टेटमेंट काफ़ी एक्सट्रीम है, गारंटी की बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका गलत है। सो द आंसर वुड बी डी, नीदर 1 nor 2। नाउ पैसेज नंबर 6, डायरेक्टली क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। State should have some institution to ensure its appropriate role in digital society. Second, state should ensure that private parties do not violate citizen right to privacy. Digital economy is not compatible with the idea of not violating the citizen privacy। तीनों स्टेटमेंट में आप थर्ड देखो तो बात कर रहा है डिजिटल इकोनॉमी इज नॉट कंपैटिबल। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो दिस इज द रीज़न ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। आपका बी गलत हो गया, आपका सी गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट दोनों में है। फर्स्ट की बात करें तो स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स एप्रोप्रिएट रोल इन डिजिटल सोसाइटी। जेनरिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव आउटलुक है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ पैसेज नंबर 7, आई वांट कि इस पैसेज को आप खुद सॉल्व करो। जो भी लॉजिक मैंने अभी तक आपको बताया है उस लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करो एंड पॉज द वीडियो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो भी आंसर आपका आता है प्लीज कमेंट बिलो। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, पैसेज को नहीं देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। लोअर टैक्स रेट इन अ कंट्री इनवेरिएबली ट्रांसलेट इनटू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। यहाँ पे देखो इनवेरिएबली बोल रहा है। दिस स्टेटमेंट इज वेरी एक्सट्रीम, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सो आपका ए गलत हो गया, आपका डी गलत हो गया। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस एंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम।
और तीसरा स्टेटमेंट आपका है इकोनॉमिक फ्रीडम हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बिल्डिंग अप ह्यूमन कैपिटल। सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट में जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ज़्यादा ब्रॉड है, ज़्यादा लॉजिकल है एज़ कम्पेयर टू सेकंड स्टेटमेंट। और वैसे भी देखो तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंश्योर देयर इकोनॉमिक फ्रीडम, दिस स्टेटमेंट कांट बी 100% ट्रू। और दोनों स्टेटमेंट में जो ज़्यादा लॉजिकल है वो आपका थर्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 3 ओनली। नाउ सी वन मोर पैसेज नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्टली कम टू द क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। Relying on foreign investment in a long run is not economically sound policy. Second, policies must be undertaken to reduce volatility in foreign private investment. Policy must be undertaken to strengthen domestic private investment. Public investment should be given priority over private investment. Last one is substantial public investment in education and health should be undertaken. जहाँ भी आपको 4 से 5 स्टेटमेंट देखने को मिले तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट खोजने की जगह पे आप ये देखो कि कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि रॉन्ग है, जिसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप स्टेटमेंट 4 देखो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट शुड बी गिवन प्रायोरिटी ओवर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। आपने जीएस में भी पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो हर फील्ड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहा है। आपने अगर इस बार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी सर्वे काफ़ी वोकल है रिगार्डिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट इज़ वेरी हैप्पी कि आफ्टर पेंडेमिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द रिकवरी प्रोसेस। तो गवर्नमेंट का हमेशा फोकस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आपका 4 गलत हो जाएगा तो आपका सी गया, आपका ए गया। एंड आउट ऑफ 1, 3 एंड 5, फिफ्थ देखो, सब्सटेंशियल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ शुड बी अंडरटेकन। हेल्थ एंड एजुकेशन इज अ सोशल सेक्टर, तो वहाँ पे लार्ज पब्लिक इन्वेस्टमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। यहाँ पे आप जीएस में पढ़ते भी होंगे कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड 3 to 4% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट। दैट इज़ वाई आपका 5 करेक्ट है, तो आपका बी सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 5 आर करेक्ट। तो यहाँ मैंने आपको 9 पैसेज का एग्जाम्पल दिया है फ्रॉम 2022, 2021 एंड 2020। आई विल शेयर दिस PDF फॉर माई टेलीग्राम चैनल। और इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि एक इसका सेकंड पार्ट आए जहाँ मैं और भी क्वेश्चंस को और भी पैसेज को थ्रू ट्रिक्स, थ्रू एलिमिनेशन, थ्रू लॉजिकल मेथड सॉल्व करूँ, देन प्लीज़ कमेंट। वी विल टेक अप मोर क्वेश्चंस फ्रॉम 2019, 2020, 21, 22 सो दैट आपके पास सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए एंड यू फील कंफर्टेबल वाइल अप्लाइंग दिस लॉजिक। प्लस आप क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपको बता ही दिया है। आप 2021 का 2020 का पेपर जब सॉल्व करोगे वहाँ पे ट्राई टू यूज़ दीज लॉजिक्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीसेट एंड ट्रस्ट मी, स्कोरिंग 67, 68 इज़ नॉट अ बिग डील। आपको सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखना है और पेपर को नेगलेक्ट नहीं करना है। राइट स्ट्रेटजी प्रिपेयर करनी है एंड जो आपके वीक एरिया है उस पर आप थोड़ा काम करो एंड देन यू आर गुड टू गो। सीसेट बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाएगा।